अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो हम पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म में दो तरह के काम होते हैं। एक तो एक्टिव ड्रग इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है, दूसरा क्या होता है, ड्रग रिसेप्टर से रिमूव होकर ब्लड में एंटर हो जाती है। ठीक है, मैंने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, फेज़ 1 रिएक्शंस एंड फेज़ 2 रिएक्शंस। फेज़ 1 रिएक्शन में क्या होता है, फेज़ 1 रिएक्शन में ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज होती है, नॉन पोलर ड्रग पोलर ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। और फेज़ 2 रिएक्शन में क्या होता है, ड्रग की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। जो फेज़ 1 रिएक्शंस होते हैं उनमें पोलर फंक्शन ग्रुप ऐड होकर ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल आइन, अमोनियम आइन वगैरह ऐड होकर ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ कर देते हैं। और फेज़ 2 रिएक्शन में क्या होता है, फेज़ 2 रिएक्शन में कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं। कॉन्जुगेशन मीन्स के कॉन्जुगेशन एक लैटिन वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है कि लिंक टुगेदर, यानी कि इसमें एडिशन नहीं होती। फेज़ 1 में तो एडिशन होती है ना, यानी कि बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड ब्रेक होके कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक होके कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन फेज़ 2 रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। फेज़ 2 रिएक्शन में कौन से रिएक्शन होते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शन होते हैं। कॉन्जुगेशन रिएक्शन मीन्स के लिंक टुगेदर, जिनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में, यानी कि ये रिएक्शन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल ये ड्रग है या सबस्ट्रेट है, किसी और सबस्ट्रेट से ये मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के साथ ऐड है और इस सबस्ट्रेट से ये मॉलिक्यूल रिमूव होके इस सबस्ट्रेट के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड हो गया ना, दूसरे ड्रग के साथ लिंक्ड हो गया है। तो कॉन्जुगेशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि लिंक्ड टुगेदर, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देना। एक सबस्ट्रेट से उतर के दूसरे सबस्ट्रेट में वो मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। ठीक है, फेज़ 1 रिएक्शन में जो है में या तो ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी या फिर ड्रग अनचेंज रहेगी। फेज़ 1 रिएक्शन में मेनली जो इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं, उनको कहते हैं साइटोक्रोम P450 सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फेज़ 2 रिएक्शन में जो इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं इंजाइम्स ट्रांसफेरेजेस। इंजाइम ट्रांसफेरेजेस मीन्स के उनको ट्रांसफेरेजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रांसफेरेजेस। अब साइटोक्रोम P450 सिस्टम क्या होता है, हमें पता है कि जो सेल्स होते हैं उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और उनमें से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। और लिवर सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक पूरा एंजाइम सिस्टम होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोसोमल मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स। ये ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स का एक पूरा सिस्टम होता है। ऑक्सीडेसिस मीन्स जो कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की एडिशन करवाते हैं और हाइड्रोजन का रिमूवल करवाते हैं। इसमें डिफरेंट एंजाइम फैमिलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें होती है फ्लेविन मोनोऑक्सीजनेसिस, साइटोक्रोम P450, NADPH, साइटोक्रोम C रिडक्टेसिस वगैरह। तो इनमें से जो साइटोक्रोम P450 है और NADPH है, ये मेनली 2 एंजाइम फैमिलीज हैं जो कि फेज़ 1 रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब साइटोक्रोम P450 क्या है, ये एक एंजाइम फैमिली है, एंजाइम्स की एक फैमिली है। जिस तरह से फैमिली होते हैं, पूरा ख़ानदान होता है, इसमें डिफरेंट लोग होते हैं, इस तरह से इसमें भी डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और मिलके आपस में एक फैमिली बना देते हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक हीम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जो कि नॉन कोवलेंटली अटैच होता है पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। अब हीम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हीम कॉम्प्लेक्स वही हीम होता है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन में भी यही सेम हीम कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इस हीम कॉम्प्लेक्स में एक आयरन ग्रुप होता है, आयरन ग्रुप अटैच होता है डिफरेंट पोरफायरिन रिंग के साथ। ये आयरन ग्रुप है और ये पोरफायरिन रिंग है, ये वाले। अब आयरन और ये पोरफायरिन रिंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हीम कॉम्प्लेक्स। और ये हीम कॉम्प्लेक्स नॉन कोवलेंटली अटैच होता है पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। ये क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है कि जब डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो ये एक चेन बना देते हैं, जिसके कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अमीनो एसिड की जो चेन होती है इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, 2 अमीनो एसिड मिलेंगे, ठीक है, 2 अमीनो एसिड मिलेंगे तो इसके कहते हैं डाई पेप्टाइड। 3 अमीनो एसिड
मिलेंगे तो कहते हैं ट्राईपेप्टाइड। 4 अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो कहते हैं टेट्रापेप्टाइड। इस तरह से जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके एक बड़ी सी चेन बनाते हैं उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक हीम कॉम्प्लेक्स होता है और जो कि नॉन कोवेलेंटली अटैच होता है पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। ठीक है, अब साइटोक्रोम P450 में इसमें P स्टैंड करता है पोरफायरिन रिंग को। P किसको डिनोट करता है? पोरफायरिन रिंग। ये जो रिंग्स हैं 450 मीन्स के ये जो हीम कॉम्प्लेक्स है ये 450 की वेवलेंथ पे 450 वाली वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यानी कि जिस लाइट की वेवलेंथ 450 होती है उसको ये हीम कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 450। ठीक, ये साइज में एक पिगमेंट की तरह होता है, इसलिए इसको कहते हैं साइटो मीन्स सेल और क्रोम मीन पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट मीन्स के कलरफुल एक मटेरियल की तरह होता है, पड़ा होता है सेल के अंदर। इसको हम साइटोक्रोम P450 को हम फर्दर डिवाइड करते हैं A, B, C एंड D में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ हीम दैट दे पोसेस, यानी कि थोड़ा सा हीम में जो है चेंज आएगी उसकी बेसिस पे हम इसको नेक्स्ट सब फैमिलीज़ में डिवाइड कर देते हैं। सब फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं? A, B, C एंड D। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये इन सब फैमिलीज़ के आगे आइसो एंजाइम्स होते हैं। आइसो एंजाइम्स मीन के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन सेम होता है। सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि फंक्शन सेम होता है और स्ट्रक्चर जो होती है इनकी डिफरेंट होती है और ये एक ही सब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। आइसो एंजाइम को किस तरह से हम नाम देंगे? सबसे छोटा यूनिट तो आइसो एंजाइम्स है ना। एक सबसे पहले साइटोक्रोम एक फैमिली है। ठीक है, नेक्स्ट उसकी सब फैमिलीज़ हैं A, B, C एंड D। नेक्स्ट उसके आइसो एंजाइम्स हैं। तो हम एक आइसो एंजाइम को किस तरह से नाम देते हैं? सबसे पहले फैमिली का नाम आएगा। फैमिली क्या है? साइटोक्रोम P फैमिली का नाम आ गया। उसके बाद अरेबिक वर्ड आ जाएगा। अरेबिक वर्ड में हम लिखेंगे सब फैमिली 1 है, सब फैमिली 2 है, ये सब फैमिली 3 है। तो इस तरह से आगे फिर सब फैमिली को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ए सब फैमिली आ गई। और फिर आइसो एंजाइम्स, जो आइसो एंजाइम होगा उसका नंबर आ जाएगा। आइसो एंजाइम 3 है, आइसो एंजाइम 4 है या 2 है, जो भी आएगा। तो इस तरह से एक सब फैमिली के डिफरेंट आइसो एंजाइम्स को हम नाम देते हैं। ठीक है, तो फेज़ 1 रिएक्शंस क्या करवाते हैं? फेज़ 1 रिएक्शंस ऑक्सीडेशन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हमें पता है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है क्या, और हाइड्रोजन रिमूव होती है। ठीक है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है। और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, वाटर मॉलिक्यूल, और वो वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मीन हाइड्रो मीन वाटर और लिसिस मीन तोड़ना, यानी कि वाटर की मदद से, पानी की मदद से तोड़ना। कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो वो मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ड्रग का बॉन्ड टूट जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोक्सिलेशन मीन कि इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं फेज़ 1 रिएक्शन में। फेज़ 2 में हमें पता है, हमने पढ़ा कि ट्रांसफेरेसिस रिएक्शंस होते हैं। इसमें भी डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। ग्लूक्रोनिडेशन होती है। ग्लूक्रोनिडेशन मीन्स कि ट्रांसफ़र ऑफ ग्लूक्रोनिक एसिड बाय यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफेरेज। ये एक एंजाइम है और ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है ग्लूक्रोनिक एसिड। क्या उसको ट्रांसफ़र कौन सा एंजाइम कर रहा है? यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफेरेज। क्या होते हैं ट्रांसफेरेज एंजाइम्स? क्या करते हैं कि एक मॉलिक्यूल को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, सल्फोनेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ सल्फोनेट ग्रुप बाय सल्फो ट्रांसफेरेज एंजाइम्स हैं। और ग्रुप कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है? सल्फोनेट ग्रुप। ठीक है, ग्लूटाथायोन एस
कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ग्लूटाथायोन, इसमें ग्लूटाथायोन ग्रुप ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेजेस के जरिए ट्रांसफ़र होता है। एसिटाइलेशन में क्या होता है, इसमें एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र होता है एन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस के जरिए। मिथाइलेशन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र होता है, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। एन जितने तरह की मिथाइलेशन होती है, एन मिथाइलेशन होती है, ओ मिथाइलेशन, एस और थायोल मिथाइलेशन होती है। एन मिथाइलेशन एन मिथाइल ट्रांसफरेजेस के जरिए होती है। ओ मिथाइलेशन ओ मिथाइल ट्रांसफरेजेस के जरिए होती है। एस मिथाइलेशन एस मिथाइल ट्रांसफरेजेस के जरिए होती है। इस तरह से अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन में भी ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, तो ये हैं डिफरेंट फेज 2 रिएक्शंस। नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया कि हम किस तरह से आइसो एंजाइम्स को नाम देते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी क्या है, स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि हर ड्रग के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, एक स्पेसिफिक ड्रग एक स्पेसिफिक एंजाइम पे ही एक्ट करेगी। ठीक है, जिस तरह से एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग होती है, इस तरह से एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक ड्रग होती है। ड्रग और एंजाइम का भी की एंड लॉक वाला प्रोसेस ही होता है, और एक एंजाइम डिफरेंट ड्रग्स को कैटालाइज कर सकता है, यानी एक एंजाइम्स एक से ज़्यादा ड्रग को कैटालाइज कर सकता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी में यह है कि कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि जेनेटिकली कुछ एंजाइम्स नहीं होते, कुछ एंजाइम्स नहीं होते, या कुछ एंजाइम्स की मिकदार ज़्यादा होती है। तो उनमें क्या होगा, अगर तो एक एंजाइम फॉर एग्जांपल अगर एक एंजाइम ने उस ड्रग को मेटाबोलाइज करवाना है, ठीक है, और वो एंजाइम उस इंडिविजुअल में है ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी और ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगी। बॉडी में कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या करेगा, एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगी। और समटाइम्स क्या होता है कि ड्रग इनएक्टिव होती है और एंजाइम्स उसे एक्टिव करते हैं, और एक्टिव होने के बाद फिर वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके फिर वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देती है। तो अगर ये एंजाइम ही उस इंडिविजुअल में नहीं है तो क्या होगा कि ड्रग एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगी और इस ड्रग का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा उसकी बॉडी पे। ठीक है, तो ये है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। कुछ इंडिविजुअल्स में उस ड्रग का इफ़ेक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको एक्टिव करवाने वाला एंजाइम ही उस इंडिविजुअल में नहीं होता। ठीक है, उस शख्स में उस ड्रग को एक्टिव करवाने वाला एंजाइम ही नहीं होता, इसलिए उस ड्रग का इफ़ेक्ट नहीं होता। समटाइम्स जो है वो एक इंडिविजुअल पे एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा आ रहे होते हैं, वो इसी वजह से ज़्यादा आ रहे होते हैं क्योंकि इसीलिए ज़्यादा आ रहे होते हैं क्योंकि उस शख्स में जो मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स हैं वो ही मौजूद नहीं है। ठीक है, वही नहीं होंगे तो ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी और ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होती जाएगी और वो फिर एडवर्स इफेक्ट देगी। ठीक है, तो ये है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इंड्यूसर्स मीन्स क्या होती हैं, कुछ ड्रग्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती हैं, या तो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ कैसे करती हैं, या तो जो जीन उस एंजाइम को कोड कर रही है, हमारी जो जीन्स होती हैं वही डिफरेंट प्रोटीन्स बनाती हैं। ठीक है, और एंजाइम्स भी प्रोटीन्स ही होती हैं। तो कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, वो एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देती हैं या एंजाइम्स की कंसंट्रेशन जो है बॉडी में इंक्रीज़ कर देती हैं। किस तरह से इंक्रीज़ करती हैं, या तो जो जीन्स का जो एक्सप्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, जीन्स एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ करके जो जीन उस एंजाइम को बना रहा होता है, जिस जीन ने उस एंजाइम को बनाना होता है उस जीन्स का एक्सप्रेशन इंक्रीज़ कर देती हैं, उसकी यानी कि उसकी मिकदार ज़्यादा कर देती हैं, उसकी एक्टिविटी उस जीन की ज़्यादा कर देती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट चेंजेस करके उस जीन्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा उस जीन ने जो एंजाइम बनाना होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि एंजाइम्स की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी। जब एंजाइम की सिंथेसिस ज़्यादा होगी तो अगर उसने मेटाबॉलिज्म करनी है, उस एंजाइम ने इस ड्रग की मेटाबॉलिज्म करनी है तो उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगी और तो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी और उसका हमारी बॉडी पे कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से जो है इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती हैं। सम ड्रग्स इनहिबिट दीज एंजाइम्स, क्या इनहिबिट कर देती हैं। इनहिबिट कैसे करती हैं, वही या तो जीन एक्सप्रेशन को कम करेंगी, जीन एक्सप्रेशन होगा उसको कम कर देंगी, जीन एक्सप्रेशन कम होगा, उस जीन ने जिस एंजाइम को बनाना है वो ही नहीं बनेगा। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जब उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो
तो अगर उस एंजाइम ने किसी ड्रग की मेटाबॉलिज्म करनी है तो उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो उस ड्रग की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगी। कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होगी तो वो रिवर्स इफ़ेक्ट देगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी से तो वो रिमूव नहीं हो रही, कि एंजाइम नहीं है, जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होगी हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होगी तो क्या करेगी, वो हमारी बॉडी पे रिवर्स इफेक्ट देना शुरू कर देगी। ठीक है, कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस, कुछ नेचुरल जो हम फूड्स यूज़ करते हैं वो भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज या डिक्रीज़ कर देती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेप फ्रूट जो होता है वो इनहिबिट करता है साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम को, जो कि मेटाबॉलिज्म करता है निफेडिपिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और सिम्वास्टैटिन की। ये ड्रग्स हैं। ठीक है, निफेडिपिन जो है बीपी के लिए होती है, हार्ट के लिए होती है, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है और सिम्वास्टैटिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए होती है। ग्रेप फ्रूट जो होता है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा और इस एंजाइम ने मेटाबॉलिज्म करनी होती है इन ड्रग्स की, निफेडिपिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और सिम्वास्टैटिन की। जब इनकी मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगी तो ये क्या करेगी, इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर ये एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगी। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो होता है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है।